नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है आत्मसम्मान। नैना रोते रोते अपने अलमारी से सूटकेस निकालती है। दो साड़ी डालकर सीधा बस स्टैंड की तरफ भागी। नैना नैना कहाँ जा रही हो? सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। नीरज ने पीछे से आवाज लगाया, पर सब बातों को पीछे छोड़कर बस की सीट पर बैठकर खिड़की पर टेक लगाकर उन पेड़ों रास्तों को लगातार निहारे जा रही थी जो बहुत पीछे छूटते जा रहे थे। उसका भी तो आज सब कुछ पीछे छूट गया था। क्या वह गलत करके आई थी, या जो कदम उसने उठाया वो गलत है? ख्यालों की उधेड़ बुन से वह तब बाहर आई जब बस कंडक्टर ने उससे पूछा, मैडम जी कहाँ जाना है? अपने घर। कौन सा घर होता है आखिर लड़की का? शादी से पहले मायके वाले कहते हैं कि लड़कियां पराई होती हैं। तुझे पराए घर जाना है, ये तेरा आशियाना नहीं है। और शादी करके जब ससुराल जाती हैं तब वो कहते हैं ये तो दूसरे घर से आई है, ये घर इसका नहीं है। मैडम, आप ही उतरी नहीं हैं, कंडक्टर ने तीखी आवाज में कहा। तो वह ख्वाबों से वापस लौटी और अपना पता बता दिया। मन को कड़ा करती हुई बैठी रही। नैना, हिम्मत मत हार। बस रुकी, और साथ ही रुकी उसके ख्यालों के जद्दोजहद की गाड़ी भी। वह उतरी और घर के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब ये घर अपना है या पराया? कांपते हाथों से उसने डोरबेल बजा दी। सामने भाभी प्यारी सी स्माइल के साथ खड़ी थी दरवाजा खोलने के लिए, पर जैसे ही मेरे हाथों में सूटकेस देखा तो उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। अरे, कौन आया है बहू? मम्मी की आवाज आई तो भाभी सामने से मुंह बनाते हुए हटकर मेरा बिना हाल चाल लिए चली गई। नैना, मम्मी की खनकती आवाज ने मेरा स्वागत किया। आखिर माँ तो माँ होती है। अरे वाह बिटिया, तुझे फुर्सत मिल गई घर गृहस्थी से। भैया बोले कितने दिनों की छुट्टियां मिली ससुराल से। अब तक पापा भी आ चुके थे। घर के अंदर भी घुस नहीं पाई। मैं दरवाजे पर सवाल किए जा रहे थे। मैंने आदतन अपने बालों को कानों के पीछे डाल दिए। हाथ बढ़ाया तो सबका ध्यान मेरे गाल पर बने पंजे के निशान पर चला गया। यह देखकर सब हक्के बक्के रह गए। भाभी जल्दी से मेरे पास आई। ये पांचों उंगलियों के निशान दीदी? इस सवाल पर मेरी आंखें डबडबा गई थी। मेरे मुंह से आधे अधूरे ही बोल फूटे। नीरज ने क्या क्या किया उसने? मम्मी भावनाओं में बहते हुए कहे जा रही थी, पर भैया और पापा चुपी थे। उनकी वजह मुझे मालूम भी थी। अरे पहले तू अंदर आ बेचारी, कब से बाहर ही खड़ी है। मम्मी का ध्यान गया तो मुझे अंदर ले गई और सोफे पर बैठा कर बोली, बहू पानी लेके आ। भाभी पानी देकर चली गई। जरा सी देर भी न रुकी। ये कैसे हो गया एक पल में ही? हम तो अच्छी सहेलियां थी, ननद भाभी होने से पहले। फिर उन्हें जरा भी परवाह क्यों नहीं हुई कि मैं क्यों आ गई अचानक? पर शायद उन्हें ये चिंता सताने लगी थी, कहीं मैं परमानेंट ही नहीं रहने आ गई हूँ। मैं भाभीयों के मन की बात कैसे समझ सकती हूँ? ननद 2 दिन की मेहमान आए तभी अच्छी लगती है। खैर मैं चुप थी, इस सोच में कि किसी को तो मेरे बारे में पूछने की दिलचस्पी होगी। लंबी खामोशी के बाद, क्या किया तूने? मैं चंभे से भैया को देखती रही। मैंने? मतलब क्या है आपका? मतलब यही कि कौन सी बात पे उन्हें गुस्सा आया। भैया, कैसी बातें कर रही हैं आप? गुस्सा आया से क्या मतलब है? हाथ उठा देंगे ऐसे ही? हाँ तो क्या हुआ, एक थप्पड़ ही तो मारा है। पापा चुप्पी तोड़ते हुए बोले। सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। एक थप्पड़ ही तो मारा है, कितना आसान लगता होगा कहना कि एक थप्पड़ ही तो है। मैं चाहती तो सब कुछ अभी कह सकती थी, पर मैंने उसी वक्त चुप रहना ही सही समझा। मैं खून के घूंट पीकर चुप ही रही। कहने का भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। मैं कुछ कहती उससे पहले ही मुझे दोषी करार दिया गया था। मैंने तब कुछ
भी कहना सही नहीं समझा। मुझे लगा था सब मेरे खिलाफ ही हैं, तो बहस का कोई फ़ायदा नहीं। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पीछे पापा मम्मी से खुसुर-फुसुर कर रहे थे। शायद उन्हें ताने दिए जा रहे थे कि तुम्हारी बेटी अपना घर न बसा सकी। ममता जी, आपने शायद उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए कि ससुराल में निभाया जाता है, ऐसे ही घर छोड़कर मायके नहीं आ जाती लड़कियां। ऊपर जाकर अपने कमरे की उस जगह को आंखों से देखने लगी। कितनी यादें जुड़ी थी उस जगह से। बात ये नहीं थी कि मैं पहली बार यहाँ आई थी, नहीं, पर इस तरह से तो पहली बार ही आई। पहले जब आई थी तब भाभी मम्मी सब मेरे पास आकर बैठ दुनिया भर की बातें करते, पर आज तो मैं अकेली थी। एक दर्द भरी मुस्कुराहट चेहरे पर पसर गई और अपनी खिड़की से डूबते सूरज को देखने लगी। लेकिन जिंदगी भी डूबी हुई नजर आ रही थी। अब याद करने लगी पिछले बीते कुछ दिनों को, जहाँ मैंने सब गलत चीज़ों को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ना शुरू किया था। नीरज मेरे पति की बहुत खास जॉब तो नहीं थी उनके पास, पर मैं तो उनके साथ ही खुश थी। पर शायद उन्हें और ही कुछ चाहिए था अपनी लाइफ में। क्या सबकी यही ख्वाहिशें होती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और सेविंग और प्रमोशन। मुझे चाहिए था सुकून। सास तो मेरी थी नहीं। ससुर जी की खराब तबीयत का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती थी मैं। शुगर बीपी सब चेक घर पे ही करती। उन्होंने पिता की तरह प्यार दिया तो मैंने भी तो बेटी की तरह उनका ख्याल रखा। पूरे घर को सलीके से संवार कर रखती थी। सास तो थी नहीं कि कुछ समझाती या मदद करती। घर छोटा है या बड़ा इससे मतलब नहीं होता, बस घर घर होता है। हम लड़कियों को ज़रूर कह दिया जाता है ये घर हमारा नहीं, पर हम तो जहाँ रहते हैं उस जगह को पूरे मन से स्वीकारते भी हैं। मैंने भी उस घर को अपनाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर मेरे इस सब उसूलों में नीरज की राय कभी मिली ही नहीं थी। शायद यही वजह रही होगी कि शादी की पहली सालगिरह उस दिन नया साल था। हमने घर में पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। उस दिन हमारी जुदाई की वर्षगांठ भी बन जाएगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक लड़की जब ससुराल आती है तो अपने तमाम ख्वाब और ख्वाहिशों को मायके की तिजोरी में बंद करके जाती है। मेरी इच्छा थी कि शादी के बाद जॉब करने की, पर नीरज को पसंद नहीं था तो मैंने वो भी छोड़ दिया, जबकि मैं अपने फील्ड में टॉप पर थी। पिताजी ने कभी घूमने फिरने खाने पीने में कोई रोक टोक नहीं किया था और मुझे भी घर में सलवार कमीज पहनना पसंद था, पर नीरज को साड़ी, तो मैंने वह भी छोड़ दिया। उसे पसंद न था कि मैं बेजी खाऊं या बनाऊं। उनकी खुशी के लिए नॉनवेज भी सीख लिया। उनकी खुशियों का ख्याल रखते रखते मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं नैना कहाँ खो गई। साड़ी जिसे बांधनी तक नहीं आती थी, वो आज किसी और की खुशी के लिए उसी में लिपटी रहती है। नॉनवेज की स्मेल से जिसे मितली आती थी, वह वही बनाती है। कभी वीकेंड में अपने सहेलियों के संग दो चार बातें कर लेती तो जी हल्का हो जाता है। नीरज को वो भी पसंद नहीं था, बस घर में कैद रखना चाहता था। उसकी खुशी के लिए यह भी स्वीकार कर लिया था मैंने। मुझे और तो और वो तो भूल ही गई, उसका पसंदीदा रंग तो लाल था, नीला नहीं। वह तो नीरज की खुशी के लिए सब करने लगी थी और उसके हिसाब से ढलने लगी थी। उनके पसंदीदा रंग में रंगने लगी थी। कहते हैं ना, बड़े झगड़े की शुरुआत छोटे से छिटपुट से होती है। मुझे भी वो बात अच्छे से याद है, जब उन्होंने मुझे खाने में नमक कम होने पर कितना सुनाया था। फिर शाम तक बिस्तर तक आते आते वह भूल भी गए थे। सुबह का झगड़ा भी और सॉरी कहना भी। कभी कभी तो लगता है उन्हें मुझसे प्यार ही नहीं। अब रोज रोज उनके ऑफिस की थकान और गुस्सा
मुझ पर ही उतरने लगे थे। वो ये भूल जाते हैं कि हर बार ये ज़रूरी नहीं होता। अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, तो आप उनसे माफ़ी माँगो। नहीं, बस एक बार सामने वाले का हाथ पकड़कर उसे अपने एहसास की गर्माहट महसूस करवाओ और बिना कुछ कहे उसकी आँखों में देख लो। हम औरतों का गुस्सा तो तभी रफू चक्कर हो जाएगा, पर वो इसके उलट शाम को गिफ्ट ले आते, पर प्राइस टैग के साथ, जैसे कह रहे हों कि आपकी माफ़ी खरीद रहा हूँ। हमें तो सिर्फ इज्जत ही चाहिए, वही अनमोल तोहफ़ा है। मेरे ख्यालों की गाड़ी चलती ही जाती, पर मैं खुद को बाहर ले आई थी। सामने देखा तो शाम ढल गई थी और रात होने को थी। मैं फ्रेश होकर आई थी तो नीरज के फ़ोन आ रहे थे। मैं फ़ोन स्विच ऑफ करके खाना खाने चली गई। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वो भी क्या दिन थे जब हम सब एक साथ बैठकर डिनर करते थे। साथ में घर में तो मजाक का माहौल बना रहता था, पर आज सन्नाटा पसरा हुआ था। नीरज के कॉल्स नहीं ले रही है तू? भैया चुप्पी तोड़ते हुए बोले। अब बात करने के लिए कुछ बचा ही कहाँ है? मैं शून्य में देख रही थी। ऐसे सारे दरवाजे बंद करके नहीं आया जाता नैना अपने ससुराल से। पापा की सख्त आवाज आई। कहाँ कुछ बंद करके आई हूँ पापा? देख, ऐसी बातें बनानी हमें नहीं आती। हम समाज में रहते हैं और उसी के हिसाब से चले तो ही रह पाएंगे यहाँ। कौन सा समाज पापा? वो समाज जिसने कभी औरतों को इज्जत देने की बात कही ही नहीं। वो समाज जहाँ सबको सहना औरतों का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। मेरे अंदर का गुब्बार निकलने लगा। ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ तो सहन करना ही होगा। समझा दे इसे। वे मम्मी को सख्त हिदायत देकर उठने लगी। अब मैं नरमी से बोली, पापा, जिसने कभी अपने माँ बाप की मार नहीं सही, उंगली तक जिस पर न उठाई गई, वह उस गैर से कैसे पिट जाए? तलाक लूंगी यह सोच कर आई हूँ। नैना, क्या तलाक? ये सब उटपटांग बातें कब से सोच रही है तू? और कौन सी पिटाई? एक थप्पड़ को मार कहती है तू? पापा गुस्से में आग बबूला हो गए थे, तो इंतजार करूं इस बात का कि कब उनकी एक थप्पड़ किसी बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाए। और एक बात, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैं मम्मी नहीं हूँ पापा। मम्मी पर आपने बहुत बार हाथ उठाया है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। आप मर्द हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम औरतों पर बार बार हाथ उठाया जाए। हम औरतें थप्पड़ खाने के लिए बनी हैं। मम्मी चुप रह गई, इसीलिए आपके हाथ खुल गए। पर मैं चुप नहीं रह सकती। तब मेरे कभी न बोलने के लिए बचाए गए शब्द जाने कब गुस्से में बाहर निकल गए, जिसे सुनकर पापा का गुस्सा साथ में आसमान पर था। नैना, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? भैया बोले, छोड़ इसे, ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे ऐसी ही बातें करते हैं। मैं जमाई को अभी फ़ोन करता हूँ, सुबह आकर सबके सामने खुली बात करेंगे। वे फैसला सुनाते हुए चले गए और उनकी इस बात से ये साफ जाहिर हो गया था कि वह मेरी सुनने से पहले अपने जमाई की बात सुनेंगे और उन्हीं के पक्ष को देखकर आगे की सुनवाई होगी। हाँ, सुनवाई ही तो है ये, जहाँ अपने बच्चों से ज़्यादा उन पर भरोसा किया जाता है। अभी कुछ ही वक्त पहले इस परिवार से जुड़े हैं। इसी प्रकार मेरी सुनवाई को सुबह तक टाल दिया गया था। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया था। मैं भी खाना अधूरा छोड़कर कमरे में चली गई। मुझे भी अब सुबह का ही इंतजार था। सुबह सब जल्दी उठ गए थे। घर में शांति छाई हुई थी। मेरे उठकर आने पर नीरज नाश्ते के वक्त ही आ गए थे, ये साबित करने कि उन्हें कितनी फिक्र है इस रिश्ते को बचाने की। उनकी शक्ल देखकर आज मैं फिर हार ही जाती अगर वो शब्द न गूंजे होते। घर का काम करती हूँ तो वही करूँ। खैर, चाय नाश्ते के दौर के बाद पापा नीरज से पूछने लगे, बेटा
क्या मामला था? कहीं नैना से कोई गलती हुई थी क्या? मैं इसके लिए माफ़ी माँगता हूँ। मुझे खुद पर शर्म आई कि पापा के सामने ही कह दूँ कि हाँ, आपको तो अपना ही सिक्का खोटा लगेगा ना। नीरज कुछ कहते उससे पहले ही मैं बोल पड़ी, मैं बताती हूँ ना, अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है। हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी का ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा जा रहा था। उस दिन न्यू ईयर पार्टी थी। आप सब भी आते, न जाने क्या सोचकर इन्होंने मना कर दिया, वो भी एक रात पहले ही। मुझे चिंता होने लगी। मैंने पूछा क्या बात है? मुझे ये कहकर चुप करा दिया गया कि तुम्हें घर के काम करने के आने चाहिए, बेवजह सिर मत खाया करो मेरा। हमारी वर्षगांठ की सुबह ही फीकी हो गई थी, पर मैं दिन भर झूठी मुस्कान का लिबास ओढ़े घूमती रही। शाम का फंक्शन तो था ही, मेरी फ्रेंड्स भी आई थी, इनके दोस्त भी थे, बस आप सबकी कमी थी। काश आप आते और अपनी आंखों से देखते कि आपकी बेटी गलत नहीं। मैं केक कटिंग के लिए इनका वेट कर रही थी, पर ये पूरे दिन से किसी फ़ोन कॉल पे बिजी थे। मैं खड़ी रही घंटे भर तक। क्या हुआ है? सुबह के बाद से मैं तभी इनसे बोली थी। इन्होंने गुस्से में फ़ोन फेंक कर सब मेहमानों के सामने मेरे गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोले, नहीं मनानी कोई पार्टी, नहीं होगा कोई सेलिब्रेशन। नीरज जोर से चीखे, केक उठाकर फेंक दिया। फिर बातों ही बातों में पता चला इनका प्रमोशन कैंसिल हो गया था। मैं चेहरे पर हाथ रखे खड़ी थी, अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। ऐसे लगा किसी ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया हो। मैं और मेरा दिमाग पूरी तरह से शून्य हो गया था। लग रहा था कि उस थप्पड़ की गूंज मेरे कानों में पिघले शीशे डाल रही थी और अब तक बाहर भी सबको सुनाई दे गई होगी। सब कोई खिल्ली उड़ा रहे थे। मेरी वहाँ खड़ा रहना मुझे दुनिया का सबसे बड़ा काम लग रहा था। उस वक्त सारे गेस्ट तमाशा देखकर धीरे धीरे जाने लगे थे और पापा जी की बीपी बढ़ गया था अपने बेटे की हरकतें देखकर। वह इस कंडीशन में अपनी बेटी का साथ चाह कर भी नहीं दे सके थे, क्योंकि आप सब की तरह रहते तो वह भी समाज में ही है ना। मैं चुपचाप अपने आंसू छिपाते हुए आधी रात को ही पूरे घर की साफ सफाई में लग गई थी। आखिर फर्ज हर रिश्ते और दुख में आड़े आ ही जाता है। इनको भी शायद घंटे भर में अफसोस हो ही गया होगा। ये वापस आए भी थे मेरे पास, पर तब तक मैं सूटकेस में अपने कपड़े रखने लगी थी। कहकर मैंने गहरी सांस ली। सब खामोश थे। भाभी और मम्मी की आंखें जरूर भर आई थी, पर पापा और भैया निर्विकार से ही खड़े हुए थे, क्योंकि उनके लिए बात छोटी थी। वो भी तो यही करते आए थे। सबकी आंखों में अब अफसोस दिख रहा था, पर अब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। वो कुछ कहने को आगे बढ़ते उससे पहले ही मैंने इशारे से उन्हें चुप कराते हुए कहा, नीरज, सबकी बातें एक तरफ और मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरफ। मुझसे प्यार भले ही थोड़ा कम कर लो, फिर भी चलेगा, पर आज सम्मान उसमें जरा सी भी चोट लगी तो मुझे गवारा नहीं। पर नैना, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। नीरज ने मौका मांगा। मेरे कुछ कहने से पहले ही पापा ने उनका साथ देते हुए कहा, हाँ बोल बेटा। पापा, मेरी कंपनी मुझे प्रमोशन दे रही थी। मैंने सोचा आप सभी को बुलाकर सबके सामने नैना को सरप्राइज दूंगा, पर ऐन मौके पर ऑफिस वाले जाने कैसे मुकुर गए और किसी दूसरों को ये चांस दे दिया। ये बात मुझे एक रात पहले ही पता चली थी, पर कंफर्मेशन की कॉल उसी शाम को आई थी। तभी ये बीच में आ गई और फिर मेरा दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था और फ्रस्ट्रेशन में आकर मुझ पर हाथ उठा दिया। मैंने आगे की बात पूरी कर दी, पर नैना, मैं उन्हें चुप कराते हुए बोली, नीरज, आपकी बीवी थी मैं, कोई कोई खिलौना नहीं कि गुस्से में आकर फेंक दिया या तोड़ दिया। मुझसे कहते
हम बातें करते, कोई और रास्ता निकालते। हमेशा आपका साथ देने के लिए खड़ी रही थी ना मैं, पर आपने तो मेरा गला भर गया। और पापा, क्या कहा था आपने? एक थप्पड़ ही तो है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, एक थप्पड़ ही है। पर नहीं मार सकते, क्योंकि उसकी उँगलियों के निशान गालों पर नहीं, सीधे दिल पर छपते हैं, जो काँटों की तरह हर समय चुभते हैं, और उसकी गूंज चीखों में तब्दील होकर गूंजती रहती है पूरी ज़िंदगी। आपकी बेटी, जिसका नाम आपने नैना रखा, हर समय अपने पलकों पर बिठाया, और उसने क्या किया मेरे साथ। पर यह सब बर्दाश्त नहीं होता। मेरा विश्वास कीजिए, आपकी बेटी ने पहली बार में हार नहीं मानी थी। पापा की घर छोड़कर आ गई। मैं इनका गलत व्यवहार, गलत सोच नज़रअंदाज करती रही। मम्मी की सिखाई गई सीख पर चलती रही कि थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। मैं इनके साथ और नहीं रह सकती अब। मैं खुद को कड़ा करते हुए बोली, नैना, वो मेरे करीब आए। ऐसा भी क्या हुआ यार? आई एम सॉरी। ना, अब ऐसा कभी नहीं होगा, गलती से भी नहीं। उनकी आंखें नम थी, पर मेरा क्या, मेरे अंदर भी तो सैलाब उमड़ा था। वो तो कोई न देख सका। मुझे उनकी बात पर हंसी आ गई। तभी तो जा रही है ऐसे दूर, क्योंकि खुद पर इतना यकीन तो है मुझे कि आपके करीब रही तो ये बेजान रिश्ता तो बच जाएगा, पर मेरा आत्मसम्मान वो मर जाएगा और धिकारेगा मुझे ताउम्र, कमज़ोर बना देगा मुझे और आपको मजबूत। असमंजस में थे। क्या गारंटी है जो इंसान एक बार हाथ उठा ले, वो दूसरी बार नहीं उठाएगा, बल्कि दूसरी बार तो उसका हाथ खुल जाएगा। तब मुक्कों और मुक्कों को लातों घूंसों में बदलते भी देर नहीं लगेगा। मैं बोली, मैं ऐसा लगता हूँ, नीरज ने कहा। उन्हें मेरे शब्दों पर यकीन ही नहीं हुआ। लगे तो ऐसे भी नहीं थे कि मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाओगे, पर उठाया ना। क्यों, लड़कियों को यही सिखाया जाता है भाई, औरत को थोड़ा सहन करना ही पड़ता है। अरे क्या हो गया जो गुस्से में हाथ उठा भी लिया, तो इसमें भी प्यार ही छुपा है। ऐसे मर्द हर किसी को थोड़े मार सकता है। अरे, लड़की तो अपने ससुराल में ही शोभा देती है। वो जैसी भी हो, उसकी अर्थी वहीं से उठनी चाहिए। घर संभालना मुश्किल काम होता है। थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करने की हिम्मत लड़कियों में होनी ही चाहिए। और आखिर में आता है सबसे फेमस डायलॉग, एक थप्पड़ ही तो है। नीरज, यहाँ बुलाकर मैं तुम्हारी रेपुटेशन नहीं गिराना चाहती, पर इसके लिए मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कम कैसे कर लूँ? आई एम सॉरी, बट नाउ दैट्स इनफ। अब नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे साथ। मेरे हाथ मैंने हाथ जोड़कर कहा तो मेरे गले लगकर रो पड़ा। मुझे पिघलाने के तमाम तरीकों का जानकार था वो। किस हालात में कौन सी नब्ज पकड़नी है, ये बेहतर मालूम है उसे। उसने सीधी दिल की नस पर हाथ रखा। जैसे ही उसने पीठ पर हाथ रखा, मुझे उन पलों की याद आ गई। मैं दूर हट गई और बोली, पापा, आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ मैं, कि आपको मेरा साथ देना ही होगा। मैं अकेले ही डिवोर्स केस लड़ सकती हूँ। आप पर कोई बोझ बनकर नहीं रहूँगी। शादी से पहले भी तो जॉब करती ही थी ना, अब भी करूँगी। अपने हिसाब से ज़िंदगी जीऊँगी, अपने शर्तों पर। और तो फ़क्र होना चाहिए कि बेटी में आपकी काबिलियत है गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की। खैर कोई बात नहीं, मैं एक बार शांति से बात करना चाहती थी। मैं कुछ रुक कर बोली, देखो नीरज, मुझे आपसे कोई लड़ाई नहीं जीतनी है। मुझे बस मेरी ज़िंदगी जीनी है। इसीलिए कहती हूँ, अपनी मर्ज़ी के साथ अलग हो जाते हैं। इस बात पर मेरी आँख से भी एक कतरा आँसू नहीं निकला, पर मैं खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में थी। इसीलिए किसी की शक्ल वापस नहीं देखी कि कहीं मुझे कोई कमज़ोर न कर दे। मैंने नीरज को भी हाथ जोड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जानती हूँ अब सब कोई मेरे खिलाफ ही है,
पर कोई बात नहीं, मैं खुद तो खुद के साथ हूँ ना, और किसी के साथ की मुझे ज़रूरत भी नहीं। यहाँ बात थप्पड़ की नहीं, अपने आत्मसम्मान की है, जिसका होना जिंदा होने की निशानी है, वरना उसके बिना तो इंसान सिर्फ एक लाश है, जिंदा लाश। मुझे मेरे जिंदा होने के लिए लड़ना था, बस। बात इतनी है कि ये लड़ाई मेरे अपनों से ही है, जिसमें काफ़ी परेशानियों का सामना मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। मैं इसके लिए तैयार भी थी। मैं बिना मुड़े, बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। नीरज की वाइफ या अपने पापा की बेटी नहीं, मैं नैना हूँ, और मैं लड़ूंगी अपने आत्मसम्मान के लिए। नैना सही कह रही है जी, मैं उसके इस फैसले के साथ हूँ। अब मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वह मेरी बेटी के साथ हो। आप भी बार बार वादा करते थे आगे से ऐसा नहीं करूँगा, पर कभी अपनी वादे पर कायम नहीं हुए। पर मेरी बेटी यह सब बर्दाश्त नहीं करेगी। अपनी खुशी से घर में रह सकती है और नीरज से तलाक ले सकती है। उसके भाई भाभी ने भी उसे अपना पूरा सपोर्ट दिया। नैना के पिता की नज़र शर्म से झुक गई। कुछ ही दिनों में नैना और नीरज का तलाक हो गया। तलाक के बाद भी नैना अपने ससुर का हाल चाल लेने, उनसे मिलने हर वीकेंड उनके घर जाती है। तलाक लेकर वह आज आत्मसम्मान के साथ सर ऊंचा करके जी रही है। दोस्तों, आप सब से हाथ जोड़कर गुजारिश है, न केवल अपनी पत्नी का बल्कि हर स्त्री का सम्मान करें, क्योंकि आपकी बेटी ही आगे चलकर एक पत्नी और माँ बनती है। तो इस नए साल की शुरुआत अपनी माँ, बहन और पत्नी के सम्मान के साथ शुरू करते हैं, तो हमारे बिगड़े काम स्वतः बन जाएंगे। इसके लिए न तो आपको बड़ी बड़ी पूजा करनी है, न कोई मंदिर जाने की आवश्यकता है, ना बड़े बड़े उपाय करने की जरूरत होती है। आपकी क्या राय है? नैना ने तलाक लेकर सही किया या गलत? कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।